नेस्ट के अंदर हमने जिन दो मोनार्क्स को देखा था उन्हीं में से एक फ्रॉस्ट मोनार्क शिलाद को हम किसी जगह पर देखते हैं जिसे रूलर्स एक बार फिर चकमा दे चुके हैं। तभी वहां पर एक और मोनार्क योगुमुंट आता है जो कि फ्रॉस्ट मोनार्क को रूलर्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया होता है। योगुमुंट शिलाद को बताता है कि रूलर्स ईस्ट में मौजूद यानी कि साउथ कोरिया में लेगिया को फ्री करने वाले हैं। इसके अलावा वो शिलाद को बताता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं पर है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि तभी वहां पर जिन्वू का फादर आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लोग साउथ कोरिया में जाने का प्लान कर रहे हैं। दोनों मोनार्क्स उसे वीक समझते हैं और उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगते हैं। इलहॉन तुरंत उन पर अटैक कर देता है लेकिन शिलाद उसके अटैक को रोक लेता है जिससे खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। दूसरी तरफ हम रेड गेट के अंदर जिन्वू को देखते हैं जिसके सामने अब उस रेड गेट का बॉस आ चुका होता है। बॉस हैरान था क्योंकि उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे। गेट का बॉस जिन्वू को बोलता है कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है क्योंकि उसके सोल्जर्स चारों तरफ छिपे हुए हैं जो उसे यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन बीस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं आता है। जिन्वू को उसकी बातें फनी लग रही होती है। इसके बाद जिन्वू अपने सोल्जर्स को बुलाता है जो कि उसके सभी मॉन्स्टर्स को पहले ही खत्म कर चुके थे और ये देखने के बाद वहाँ के बॉस की पूरी तरह से फट चुकी थी और अब जिन्वू की पूरी आर्मी वहाँ पर आ चुकी थी। जिन्वू के ऑर्डर मिलते ही उसके शैडो सोल्जर्स सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगते हैं। बॉस जिन्वू की तरफ आने लगता है लेकिन बेरू और इग्रिस वहाँ के बॉस की बैंड बजा देते हैं और अंत में कार्गलन ग्रेविटी एक्सीलरेशन का यूज करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज करते हुए नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जिन्वू वहाँ के बॉस से बोलता है कि अगर वो उसके सवालों के जवाब देगा तो वो उसे बिना दर्द की मौत देगा। लेकिन इससे पहले कि जिन्वू कुछ पूछ आता सिस्टम उसे रोक देता है। जिसके बाद जिन्वू ज्यादा कोशिश भी नहीं करता और इस बॉस को खत्म करके इस रेड को कंप्लीट कर देता है। डंजन को कंप्लीट करने के बाद जिन्वू को रैंडम लूट बॉक्स से एक की मिलती है। जेजू आइलैंड की रेड के बाद जिन्वू का लेवल 100 हो चुका था जिसकी वजह से उसे ये की मिलती है। ये कोई नॉर्मल की नहीं थी क्योंकि ये की उस डबल डंजन के मिशन के लिए थी जहाँ पर जिन्वू एक बार मर चुका था। जिन्वू उस जगह को कभी भूल नहीं सकता है क्योंकि ये की कार्टनन टेम्पल की होती है और इतने टाइम के बाद वहाँ का गेट ओपन होने वाला था। जिन्वू सोच रहा होता है कि सिस्टम उसे दोबारा उस जगह बुला रहा है जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब वो पहले से बदल चुका है। जिन्वू सोचता है अगर ये पूरा प्लान पहले ही बन चुका है और वहाँ कोई उसके लौटने का वेट कर रहा है तो वो उसका वेट करे क्योंकि वो जल्द ही वहाँ वापस जाने वाला है। वहीं हमें कार्टनन टेम्पल के अंदर का ये खतरनाक सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू बहुत जल्द वापस जाने वाला है और इस बार वहाँ बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ हम जिन्हो को देखते हैं जो कि गुस्से में लाल हो रहा होता है क्योंकि जिन्वू पर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था जिसकी फाइल्स उसकी टेबल पर थी। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है। वो जिन्हो को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा था। दरअसल परमिशन मिलने के बाद ये दोनों अपना खुद का गिल्ड बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिन्हो हैरान होकर सोचता है कि जिन्वू बिना ट्रेस के कभी भी गायब हो जाता है और एकदम से सामने भी आ जाता है। जिन्वू के पास एक बैग में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें उसने कुछ देर पहले की रेड को खत्म करने के बाद हासिल किया था। जिन्वू उन माना क्रिस्टल्स को जिन्हो को देते हुए बोलता है कि तुमने बोला था कि गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए ये काफी होंगे। जिन्हो क्रिस्टल्स को देखकर खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हमें एक ही एम्प्लॉय को पेमेंट करना होगा इसीलिए ये जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। जिन्वू एम्प्लॉय सुनते ही हैरान हो जाता है। तब जिन्हो उसे याद दिलाता है कि खुद का गिल्ड खोलने के लिए उन्हें 3 मेंबर्स चाहिए जिसमें कम से कम गिल्ड मास्टर, वॉइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर होना चाहिए। इसके बाद जिन्हो उससे पूछता है कि क्या आपने गिल्ड का नाम सोच रखा है। इस पर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है क्योंकि वो ये चीज भूला हुआ था। तब जिन्हो उसे बताता है कि अरे सर ये तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोनों खुद के गिल्ड का नाम सोचने लगते हैं। जिन्हो बहुत सारे नाम सोचता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिन्वू बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड नाम के बारे में क्या ख्याल है। ये नाम सुनते ही जिन्हो पूरी तरह शॉक हो जाता है। जिन्वू बोलता है कि मैं अकेले हंटिंग करता हूँ तो ये नाम सही होना चाहिए। जिन्हो भी सोच रहा होता है कि कैसा मजाक है क्योंकि वो चाहता था कि गिल्ड के नाम में उसका भी रोल दिखे। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और गेट नॉक करता है। गेट खोलते ही वो दोनों देखते हैं कि बाहर चाहे-इन खड़ी है। वो उन्हें बताती है कि खुश हो गई थी और जिन्वू ने ही बेरू को खत्म करके सबको बचाया था। लेकिन वो उसे ये बातें नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स बताई तो जिन्वू उसे पागल समझेगा। इसीलिए वो बोलती है कि उसे सिर्फ एक अच्छी लाइफ जीना है। इसी बीच जिन्हो जिन्वू से बोलता है कि लगता है कि हंटर्स ने इससे बहुत ज्यादा मेहनत कराई होगी इसीलिए वो उनसे परेशान हो गई है। इस पर जिन्वू भी सोचने लगता है कि जिन्हो की बात में दम है। इस एज में वो S रैंक हंटर बन गई जिसका मतलब इसके सिर पर बहुत बोझ रहा होगा। इसके अलावा वो जेजू आइलैंड में भी मरते मरते बची है इसीलिए जिन्वू को उसके लिए बुरा लग रहा होता है। जिसके बाद जिन्वू बोलता है कि हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जिन्वू की बात से चाहे-इन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। जिन्वू बताता है कि ये नया रूल है इसीलिए हमारा वॉइस गिल्ड मास्टर इस रूल को ऐड करना भूल गया है। इसके बाद जिन्वू जिन्हो को कुछ स्नैक्स लेने के लिए वहाँ से भेज देता है। अब चाहे जिन्वू से पूछती है कि ये किस तरह का टेस्ट होने वाला है। जिन्वू हैरान था कि ये सच में सीरियस है। वो चाहे इनको बताता है कि उसे उसके शैडो सोल्जर में से किसी एक को हराना होगा। तब चाहे इन बोलती है कि लगता है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। वो पूछती है कि उसे किससे फाइट करना होगा। जिन्वू भी स्माइल करते हुए उसे बताता है कि वो उसके लिए सबसे पावरफुल सोल्जर को चूज करेगा और चाहे इन भी मान जाती है। वो पूछती है कि ये टेस्ट कब होने वाला है। जिन्वू बताता है कि अभी और इसी वक्त हंटर एसोसिएशन के जिम्नेशियम में क्योंकि जिम्नेशियम दूर था और जिन्वू को अपनी शैडो
शैडो एक्सचेंज की पावर को टेस्ट करना था कि क्या वो अपने साथ किसी और को भी एक्सचेंज कर सकता है। चाहे इन गेट से जाने लगती है, लेकिन जिन्वू उसे रोकते हुए बताता है कि एक इजी रास्ता भी है और वो चाहे इनको अपने पास बुलाता है। इसके बाद जिन्वू उसे पकड़ लेता है, जिससे चाहे इनका फेस रेड हो जाता है। जिन्वू शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज करता है और वो दोनों तुरंत जिम्नेशियम में पहुंच जाते हैं। इधर जिन्हो स्नैक्स लेकर आता है, लेकिन उन दोनों की जगह पर वो जिन्वू के सोल्जर को देखता है और वो सोल्जर खुद ही जिन्हो से स्नैक्स लेकर खाने लगता है। उधर जिन्वू और चाहे इन जिम्नेशियम में पहुंच चुके थे और चाहे इन जिन्वू की इस पावर को देखकर हैरान थी। वहीं जिन्वू को पता चलता है कि वो एक्सचेंज की पावर से गेट्स क्रिएट कर सकता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर खुलते हैं। अब जिन्वू टेस्ट लेने के लिए तैयार था, लेकिन चाहे इन बोलती है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई है। इस पर जिन्वू बोलता है कि तुम्हारा मतलब कुल्हाड़ी से है। चाहे इन शॉक हो जाती है क्योंकि वो कारगलन वाले गेट के अंदर कुल्हाड़ी लेकर गई थी जिसे जिन्वू ने देख लिया था। वो अजीब सा फेस बनाते हुए बताती है कि वो उसका वेपन नहीं था। जिन्वू बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद चाहे इन जिम्नेशियम के वेपन रूम में जाती है और एक सोर्ड बाय करती है और बताती है कि वो अब फाइट के लिए तैयार है। जिसके बाद जिन्वू किसी और को नहीं बल्कि इग्रिस को समन करता है और उसे बताता है कि ये उसके सभी सोल्जर्स में से बेस्ट स्वॉर्डमैन है। इसके बाद चाहे इन पूछती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्वू बताता है कि जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देती या फिर हार नहीं मान लेती तब तक ये फाइट चलती रहेगी। जिन्वू सोच रहा होता है कि मैंने उसे बोला था कि सबसे पावरफुल को समन करूंगा, लेकिन बेरू उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। जिन्वू देखता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा वेपन यूज कर रही है। वो चाहे इनको पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और इग्रिस को दूसरी सोर्ड दे देता है। अब दोनों फाइट के लिए तैयार थे, जिसके बाद जिन्वू उन्हें फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। चाहे इन इग्रिस को कड़ी टक्कर दे रही होती है। जिन्वू देखता है कि वो काफी फास्ट है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इग्रिस के केवल टच करने से ही मर सकता है। अभी चेयरमैन को जिम्नेशियम में कुछ एक्टिविटी फील होती है। वो हैरान था क्योंकि आज उसे किसी ने रिजर्व नहीं किया था। वो तुरंत जिम्नेशियम की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है और तब का सीन देखता है जब शैडो एक्सचेंज करके वो दोनों अंदर आए थे और एकदम पास में थे। वो सोच रहा था कि ये कब से साथ में हो गए। तब उसे याद आता है कि चाहे इन उससे जिन्वू के बारे में पूछ रही थी। उन्हें साथ में देखकर वो खुश हो जाता है और जिम्नेशियम के अंदर के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद करवा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ कुछ और करने आए थे। जिम्नेशियम में हो रही फाइट के चलते पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, यहाँ तक कि चेयरमैन गोगन ही का पूरा रूम हिल रहा था। वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। वो बोलता है कि आजकल के बच्चे भी। उधर चाहे इन इग्रिस को डिफीट कर देती है और वो जिन्वू को अपने बेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए बोलती है। तब जिन्वू बताता है कि तुम उससे हर्ट हो सकती हो। तब चाहे इन बताती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तब जिन्वू समझ जाता है कि वो बेरू से फाइट करना चाहती है क्योंकि एक बार वो उससे हार चुकी थी। जिसके बाद जिन्वू बेरू को समन करता है और वो चाहे इनसे पूछता है कि क्या वो सच में इससे फाइट करना चाहती है। जिन्वू जानता है कि भले ही शैडो सोल्जर्स मरने के बाद पहले से वीक हो जाते हैं, लेकिन बेरू को केवल हंटर्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। उसने एक किलिंग वेपन की तरह जन्म लिया था, इसीलिए जिन्वू को डर था कि कहीं वो चाहे इनको चोट ना पहुंचा दे। अब बेरू जिन्वू से बोलता है कि माय किंग, मुझे इस इंसान के साथ क्या करना है। जिन्वू उसे बताता है कि तुम्हें उसे हराना है, पर ध्यान रखना कि गलती से भी वो डैमेज ना हो। बेरू मान जाता है और चीखने लगता है। उसके ऑरा को देखकर चाहे इन डर जाती है कि जिन्वू इससे फाइट कर चुका है। इसके बाद बेरू फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने नाखून बढ़ा लेता है, लेकिन जिन्वू उससे बोलता है कि उसे अंदर करो, अगर उसे एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये सुनते ही बेरू की फट जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है और अपने पंजे अंदर कर लेता है। इस बार चाहे इन पहले अटैक करती है, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले बेरू उसके पीछे पहुंच जाता है, जिससे चाहे इनके फेस में पसीने आ जाते हैं क्योंकि बेरू ने उसके साथ पहली बार भी यही किया था। चाहे इन ये बोलते हुए वापस अटैक करती है कि सेम ट्रिक उसके लिए वर्क नहीं करेगी। वहीं बेरू सोच रहा होता है कि मालिक ने मुझे बिना डैमेज किए हराने को बोला है, इसीलिए वो सोचता है कि उसे केवल अपनी पावर दिखाना है, जिसके बाद वो खुद ही हार मान लेगी। लेकिन चाहे इन उस पर लगातार अटैक करती है और बेरू बिना अटैक किए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। इसके बाद बेरू चीखता है और उसकी केवल चीख से ही चाहे इन पीछे उड़ जाती है, जिससे जिन्वू को लगता है कि चाहे इन हार मान जाएगी, लेकिन वो हार नहीं मानती है। बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो अब बेरू पर खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर जिन्वू भी हैरान हो जाता है। लेकिन इस मूवमेंट पर बेरू के माइंड में एक कमांड चलने लगती है और ये वो कमांड थी जिसे एंट क्वीन ने उसके जन्म के टाइम पर दिया था और कोई भी चीज उसे ये कमांड भूलने नहीं देगी क्योंकि ये उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर था। और कमांड ये था कि अपने दुश्मन को खत्म कर दो, और इस टाइम पर चाहे इन उसकी दुश्मन थी। बेरू के माइंड में क्वीन का कमांड आते ही वो अपनी फुल पावर में आ जाता है। वो अब चाहे इनको खत्म करने वाला था। जिन्वू चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। बेरू उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी जिन्वू तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन्वू उस पर गुस्साते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला था। वो चाहे इनसे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। उधर बेरू अपने सिर के साथ पूरी बॉडी को जमीन में रखकर जिन्वू से माफी मांगता है कि प्लीज मुझ पर दया दिखाइए, जिस पर जिन्वू अजीब सा फेस बना लेता है। इसके बाद जिन्वू चाहे इनसे पूछता है कि तुम खुद को इतना पुश क्यों कर रही हो, ये सिर्फ एक टेस्ट है, और वो भी ऐसे गिल्ड का टेस्ट जिसका अभी तक नाम भी नहीं है, और तुम्हारे जैसी हंटर को अपनी लाइफ इस तरह रिस्क में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम ये सब किस लिए कर रही हो। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम
मुझ में इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर चाहे-इन पूरी तरह से चौंक जाती है। अब जिन्वू कुछ और बोल पाता इससे पहले ही चाहे-इन हाँ बोल देती है। वो बोलती है ऐसा ही लगता है। उसका फेस फिर से लाल हो जाता है और आखिरकार वो जिन्वू के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिन्वू को पसंद करती है। तो कुछ समय पहले ही जेजू आइलैंड की रेड को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स द्वारा जिन्वू को लालच देने के लिए उसे ये बोलकर अमेरिका बुलाया जाता है कि यहाँ एक ऐसी लेडी है जो अवेकन हुए हंटर्स की पावर्स को अपग्रेड कर देती है। जब जिन्वू अमेरिका आता है तो उसे सेलनर नाम की लेडी के पास ले जाया जाता है। सेलनर एक ऐसी लेडी है जो दूसरे हंटर्स की पावर्स को फील कर सकती है और उन्हें कुछ हद तक बढ़ा सकती है। सेलनर ने जब जिन्वू की पावर को देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा था तब वो जिन्वू के डोमेन में चली गई थी और इतनी ज्यादा पावर और माना उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा वो जिन्वू के अंदर शैडो मोनार्क को भी देखती है जिसकी आंखें सेलनर को बोल रही थी कि जिन्वू से दूर रहना, और ये डार्कनेस देखकर सेलनर की रूह तक कांप गई थी। और अब प्रेजेंट में हमें अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेडरल ब्यूरो के हंटर द्वारा सेलनर को जिन्वू के बारे में पूछने के लिए बुलाया जाता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का ही ये बंदा बताता है कि सेलनर के हिसाब से संग जिन्वू किंग्स में से एक है। ये सुनकर चेयरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि जिन्वू नेशनल हंटर्स के लेवल की पावर्स रखता है। इसके बाद सेलनर बताती है कि जो भी अवेकन हंटर्स हैं वो दूसरी साइड से पावर्स लेते हैं और उनका दूसरी साइड से कोई रिश्ता होता है, और कुछ हंटर्स की दूसरी साइड की पावर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है और उन्हीं लोगों को वो किंग बोलती है। लेकिन जिन्वू के मामले में उसका दूसरी साइड से कोई रिश्ता नहीं है। सेलनर बताती है कि वो जिन्वू के अंदर की डार्कनेस को देखकर डर गई थी, बल्कि जिन्वू खुद ही डार्कनेस है। वो चेयरमैन को बताती है कि जिन्वू की पावर्स दूसरी साइड की नहीं है, जिन्वू ने वो पावर्स किसी से नहीं ली है। इसके अलावा वो बताती है कि जिन्वू एक ऐसा इंसान है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसकी बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी हंटर्स एक लिमिट तक ही पावरफुल बन सकते हैं। इसके अलावा जो अवेकन हुए हैं उनकी भी लिमिट होती है, लेकिन जिन्वू की कोई लिमिट नहीं थी। सेलनर के जाने के बाद ये दोनों बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने लगते हैं क्योंकि जिन्वू को अपनी तरफ लाने का सेलनर वाला प्लान तो फेल हो चुका था, इसीलिए अब उन्हें जिन्वू को कुछ दूसरा लालच दिखाना था। नीचे जाते टाइम चेयरमैन इस बंदे को बताता है कि अमेरिका में जब सबसे पहला एस रैंक गेट ब्रेक हुआ था तब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा किया था और उस मिशन में केवल 5 हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए थे और अमेरिका ने उन 5 हंटर्स को नेशनल लेवल के अधिकार दिए थे और वहीं से नेशनल लेवल हंटर की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि उस एस रैंक गेट के ब्रेक होने से कैमिस ड्रैगन निकला था जिसे कभी ना बुझने वाली आग के नाम से जाना जाता था, जिसने अकेले ही 100 से ज्यादा टॉप रैंक के हंटर्स को खत्म कर दिया था। बेसमेंट के रूम में जाने के बाद ये हंटर अपने साथी को रून स्टोन दिखाता है जो उन्हें कामिश ड्रैगन की डेड बॉडी से मिला था। चेयरमैन उसे बताता है कि रून स्टोन 8 सालों से यहीं रखा हुआ है क्योंकि आज तक उन्हें कोई इतना पावरफुल हंटर नहीं